और उस कानून के बाद जब आपकी जेब कटना शुरू हो जाएगी तो अंग्रेज कहेंगे हम तो कानून का पालन कर रहे हैं, अब आपकी जेब कटती है तो कट जा। माने सीधे जेब नहीं काटेंगे, लेकिन जेब काटने का कानून बनाएंगे और फिर कहेंगे कि हम कानून का पालन कर रहे हैं, इसमें आपकी जेब कटती है तो कट जाए। तो उन्होंने किसानों को बर्बाद करने के लिए सीधे कुछ नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम किसानों को बर्बाद करेंगे, किसानों को बर्बाद करने के लिए कानून बना दिए और फिर उन कानूनों का पालन करवाना शुरू किया उन्होंने, और किसान उसमें बर्बाद होना शुरू हो गए। तो पहला कानून लगा दिया टैक्स के रूप में, लगान के रूप में, और दूसरा कानून लगाया अंग्रेजों ने भारत में किसानों की जमीन हड़पने के लिए, जिसका नाम रखा गया लैंड एक्विजिशन एक्ट। अंग्रेजों के बड़े बड़े बेईमान और भ्रष्ट अधिकारी इस देश में हुए। एक अंग्रेज ऑफिसर था जिसका नाम था डलहौजी। डलहौजी बहुत ही बेईमान और भ्रष्टाचारी ऑफिसर था उस जमाने का। डलहौजी क्या करता था, जिस गांव में जाता था उस गांव के किसानों की जमीनें छीनता था। गांव गांव के किसानों की जमीनें छीन छीन कर उन जमीनों को लैंड एक्विजिशन एक्ट के नाम पर अंग्रेजों की संपत्ति फिर बाद में घोषित किया जाता था। डलहौजी ने किस तरह से इस देश के किसानों की जमीनें छीनी है और किस तरह से वो अंग्रेजी संपत्ति बनाई गई है वो जमीनें, उसका एक जीता जागता उदाहरण मैंने मेरे जीवन में देखा। मैं जिस प्रदेश का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश, और ऐसा ही एक प्रदेश है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। तो मेरे उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर एक गांव है, उस गांव का नाम है डलहौजी। आज भी वो गांव है। एक बार मैं घूमते घूमते उस गांव में पहुंचा। उस गांव का जो प्रमुख है, सरपंच है, उसको मैंने पूछा कि आपने अपने गांव का नाम डलहौजी क्यों रखा है? ये तो हिंदुस्तानी नाम नहीं है, ये तो अंग्रेजी नाम है। आपको क्या बहुत शौक है अंग्रेजी नाम रखने का अपने गांव का? तो उस किसान ने कहा कि राजीव भाई, हमने ये नाम नहीं रखा अपने गांव का। एक अंग्रेज ऑफिसर कभी आया था जिसने हमारे गांव का नाम बदल के डलहौजी रख दिया। तो मैं समझ गया कि वो जो डलहौजी ऑफिसर हुआ करता था एक जमाने में, वो गया होगा उस गांव में, गांव के लोगों को मारा होगा, पीटा होगा, किसानों को गांव से भगा दिया होगा, गांव की जितनी जमीन आई होगी, जितनी संपत्ति आई होगी, सब कुछ उसने अपने कंट्रोल में ले ली होगी और गांव का नाम उसने घोषित कर दिया होगा डलहौजी। तो मैंने उस गांव के सरपंच से पूछा, प्रमुख से पूछा कि भाई डलहौजी तो मर गया, अंग्रेज भी चले गए हैं, अंग्रेजों की सरकार भी चली गई है, अब तो इस गांव का नाम बदल दो। तो सरपंच ने क्या कहा, उसने कहा राजीव भाई, हम तो बहुत बार सरकार को कह चुके हैं कि इस गांव का नाम बदल दिया जाए, हमारा जो पुराना गांव का नाम था वही रख दिया जाए, लेकिन सरकार सुनती ही नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं सुनती है सरकार? तो गांव के किसान ने देखिए क्या जवाब दिया मुझको, कितना इंटेलिजेंट आदमी था वो, कितना बुद्धिशाली। उसने कहा मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार में डलहौजी की आत्मा प्रवेश कर गई है, इसलिए ये गांव का नाम नहीं बदलती। वो अंग्रेजों के जमाने का गांव आज भी इस देश में चलता आ रहा। तो उस गांव के किसान ने मुझको पूरा किस्सा सुनाया कि किस तरह से उसके पुरखों से उसने वो किस्सा सुना है कि कभी डलहौजी नाम का ऑफिसर आया था, गांव के किसानों को मारा था, पीटा था, उनके झोपड़े जला दिए थे, सबको गांव से बाहर भगा दिया था, गांव के सारे खेत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था और वो अंग्रेजों की संपत्ति घोषित कर दिया गया था पूरा का पूरा गांव, और इसलिए उस गांव का नाम बदलकर उन्होंने डलहौजी रख दिया। इस तरह से भारत के किसानों को अंग्रेजों ने बर्बाद किया, जमीन हड़प कर और जमीन हड़पने का कानून बनाकर। एक तीसरा तरीका और अपनाया भारत के किसानों को अंग्रेजों ने बर्बाद करने का। अंग्रेजों ने भारत के समाज का सर्वे कराया था, सर्वेक्षण कराया था, और भारतीय समाज का सर्वेक्षण करा के अंग्रेजों की सरकार ने इस बात का अंदाजा लगवाया कि यहां की खेती मूलतः टिकी हुई किस आधार पर है। अगर भारत की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से चौपट करना है, बर्बाद करना है, तो भारत की खेती को बर्बाद करना ही पड़ेगा, भारत के उद्योगों को भी बर्बाद करना पड़ेगा। तो भारत की खेती को बर्बाद करने के लिए अंग्रेजों ने पहले सर्वे कराया कि भारत की खेती को कैसे बर्बाद किया जाए। तो अंग्रेजों ने जब सर्वेक्षण करा लिया तो उनको एक बार यह पता चला कि भारत का किसान जो खेती करता है उसका केंद्र बिंदु है गाय और उसका केंद्र बिंदु है बैल। गाय के बछड़े होते हैं, बछड़े बैल बनते हैं, बैलों से खेत जोता जाता है, फिर गाय दूध देती है, किसान दूध पीता है, उसमें से शक्ति आती है तो खेत में मेहनत करता है। गाय गोबर देती है, उस गोबर का खाद बनाता है, खाद को खेत में डालता है और खेत की शक्ति बढ़ाता है। गाय मूत्र देती है, मूत्र को किसान कीटनाशक को मारने के रूप में प्रयोग में लाता है। तो गाय जो है वो भारतीय कृषि व्यवस्था के केंद्र में है, ये अंग्रेजों की सरकार को पता चल गया। सर्वेक्षण करा के उन्होंने पता कर लिया कि गाय जो है भारत की अर्थव्यवस्था के केंद्र में है। तो अंग्रेजों ने एक कानून और बना दिया कि भारत में गाय का कत्ल करवाओ। तो 1760 में इस देश में अंग्रेजों के आदेश पर गाय का कत्ल होना शुरू हो गया।
कुछ लोगों को ऐसा लगता है और वो लोग कहते भी हैं कि राजीव भाई, अंग्रेजों से पहले भी तो जो मुसलमान राजा थे वो भी तो गाय का कत्ल करवाते थे। मैं आपको जानकारी देना यह चाहता हूं कि एक दो अंग्रेजी राजाओं को छोड़कर, एक दो मुसलमान राजाओं को छोड़कर भारत में किसी भी राजा ने गाय का कत्ल नहीं करवाया। मुसलमानों ने, मुसलमानों के राजाओं के जमाने में तो भारत में ऐसा कानून रहा है कि जो गाय का कत्ल करे उसको फांसी की सजा दे दी जाए। ये अंग्रेज थे जिन्होंने गाय का कत्ल करवाने के लिए व्यवस्थित रूप से एक कानून बना दिया और 1760 से भारत में गाय का कत्ल करवाना अंग्रेजों ने शुरू किया। गाय का कत्ल करवाते थे तो अंग्रेजों को दो फायदे होते थे। एक तो भारत के किसान का जो सबसे बड़ा पशुधन था गाय, वो खत्म होता था। गाय मरती थी तो दूध कम होता था, गाय मरती थी तो गोबर कम होता था, गोबर कम होता तो खाद कम होती थी, गाय मरती थी तो मूत्र नहीं मिलता था गाय का, तो किसानों के लिए जो कीटनाशक दवाएं बनती थी उसमें कमी आती थी, गाय का दूध नहीं मिलता था तो किसानों की शक्ति कम होती थी। तो लगातार गाय के कत्ल होते चले जाने के कारण भारतीय खेती का भी नाश होना शुरू हो गया और अंग्रेजों ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इस देश में कत्ल कारखाने खुलवा दिए। अंग्रेजों की सरकार ने लगभग पूरे देश में 300 से ज्यादा कत्ल कारखाने खुलवाए जिनमें गाय का कत्ल किया जाता था। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में गाय का कत्ल होता था। गाय का मांस यहां से भेज दिया जाता था, इंग्लैंड में जाता था और इंग्लैंड के सिपाही, अंग्रेजों की सरकार के जो सिपाही होते थे वो गाय का मांस खाते थे। आप जानते हैं यूरोप के देश की जो प्रजा है, ये जो गोरी प्रजा है, ये गाय का मांस सबसे ज्यादा खाती है। जितनी गोरी प्रजा है पूरी दुनिया में, इसको गाय का मांस सबसे अच्छा लगता। तो गाय कत्ल होती थी भारत में, उसका मांस इंग्लैंड जाता था, इंग्लैंड के लोग उसको खाते थे। गाय की कत्ल होती थी और गाय का कत्ल करके अंग्रेजों की फौज जो भारत में रहती थी उसको मांस बेचा जाता था, उसको मांस दिया जाता था। तो भारत के किसानों को बर्बाद करने के लिए जो तीसरा काम अंग्रेजों ने किया वो गाय के कत्ल करवाने का। बाद में अंग्रेजों को ऐसा लगा कि सिर्फ गाय के कत्ल करवाने से बात नहीं बनेगी, गाय जहां से पैदा होती है उस नंदी का कत्ल पहले करवाओ। तो अंग्रेजों ने फिर नंदी का कत्ल करवाना शुरू किया और बहुत ही व्यवस्थित पैमाने पर गाय और नंदी का कत्ल अंग्रेजों ने करवाया। हम लोगों ने जो दस्तावेज इकट्ठे किए हैं उनसे पता चलता है कि 1760 से लेकर 1947 के साल तक अंग्रेजों ने करीब 48 करोड़ से ज्यादा गाय और बैल के कत्ल करवाए। 48 करोड़ से ज्यादा, 1760 से लेकर 1947 के साल तक। और ये जो 48 करोड़ गाय और नंदियों के कत्ल कर दिए, संख्या में 48 करोड़ गाय और नंदियों के कत्ल जब हो गए, मैं कभी कभी कल्पना करता हूं कि वो गाय नहीं काटी गई होती, वो नंदी नहीं काटे गए होते, तो आज हिंदुस्तान में गाय की संख्या हमारी आबादी से 3 गुनी ज्यादा होती। कम से कम इस देश में 150 करोड़ से ज्यादा गाय और बैल होते। लेकिन अंग्रेजों ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से यह कत्ल करवा के हिंदुस्तान के किसानों का सत्यानाश किया। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के किसानों का सत्यानाश करने के लिए एक चौथा काम किया और वो चौथा काम उन्होंने क्या किया कि इस देश के किसानों की जो क्रय शक्ति थी उसको कम करवाओ। माने किसान जो खेती करता है, खेती के साथ साथ कुछ और भी उद्योग कर सकता है, पशुपालन का काम कर सकता है, दूसरे कई काम कर सकता है और उससे उसकी जो क्रय शक्ति बढ़ती है, उसकी समृद्धि बढ़ती है, उसकी संपत्ति बढ़ती है, उसको कम करवाओ। तो अंग्रेजों ने कृषि और पशुपालन दोनों को अलग अलग करवा दिया। पहले खेती के साथ पशुपालन बिल्कुल जुड़ा हुआ था, लेकिन अंग्रेजों ने फिर नीति ऐसी बनाई कि कृषि अलग हो गई और पशुपालन बिल्कुल एक अलग तरह की बात हो गई। और अंग्रेजों ने फिर भारतीय समाज में एक एक करके उन जातियों पर अत्याचार करने शुरू किए जो जातियां सबसे ज्यादा पशुपालन करती थीं। हमारे समाज में जिन जातियों को हम पिछड़ी जातियां कहते हैं, नीचे दर्जे की जातियां कहते हैं, वास्तव में ये भारत के समाज की रीढ़ की हड्डी रही। यही जातियां रही हैं जिनके पास सबसे ज्यादा हुनर रहा है, सबसे ज्यादा कौशल रहा है। यही जातियां रही हैं जिनके पास सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी रही है और यही जातियां रही हैं जिनके पास सबसे ज्यादा हुनर और कौशल इस बात का रहा है कि पशुओं की समृद्धि कैसे कराई जाए और पशुओं की संख्या कैसे बढ़ाई जाए। तो अंग्रेजों ने हमारे देश की ऐसी जातियों पर अत्याचार करने शुरू किए जो जातियां हमारे देश में पशुपालन के काम में लगी हुई थी और धीरे धीरे पशुओं की संख्या, एक तरफ तो गाय का कत्ल करवा के कम कर दी, दूसरी तरफ हमारे देश में जो पशुपालन करने वाली जातियां थी उनको अंग्रेजों ने इतना बुरी तरह से प्रताड़ित किया, अत्याचार किए उन सबके ऊपर कानून बनाकर कि धीरे धीरे पशुपालन का काम वो लोग छोड़ते चले गए और विस्थापित होते चले गए। इस तरह से अंग्रेजों ने भारत के किसानों को व्यवस्थित रूप से बर्बाद करने का काम शुरू किया। और यह बर्बादी कितनी आई? 1760 से लेकर 1850 के साल तक या 1860 के साल तक
हिंदुस्तान की खेती बुरी तरह से चौपट हो गई, किसान बुरी तरह से बर्बाद हो गए। और मात्र 100 साल के अंदर में हिंदुस्तान के किसानों की गरीबी दिखाई देने लगी, दारिद्र्य इस देश में दिखाई देने लगा, कंगाली इस देश में दिखाई देने लगी। और जिस तरह से किसानों की बर्बादी की अंग्रेजों ने, उसी बर्बादी के कारण फिर इस देश में भूखमरी आई और अकाल पड़ना शुरू हुए। हमारे देश में अंग्रेजों के जमाने में जितने अकाल पड़े हैं, उनमें से 1 या 2 अकाल को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब अकाल अंग्रेजों की नीतियों के कारण पड़े, मौसम के कारण नहीं पड़े। हम लोगों को कई बार यह गलतफहमी हो जाती है कि बारिश नहीं हुई होगी, सूखा पड़ गया होगा, इसलिए अकाल पड़ा होगा। हम लोगों को कई बार यह गलतफहमी हो जाती है कि मौसम ने दुष्चक्र किया होगा, कुछ मौसम में परिवर्तन आया होगा भयंकर तरीके से, इसलिए भारत में अकाल पड़े होंगे। भारत में अकाल मौसम की मार से नहीं पड़े, भारत में जितने अकाल पड़े वो अंग्रेजों की बनाई गई नीतियों के कारण पड़े। अंग्रेजों की नीतियां कैसी थी मैंने बताया, खेती